संबंध में राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशील है, गंभीर है, इसका प्रमाण हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आज इस वेबिनार में उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछले 1.5 साल में राजस्थान पुलिस को विषम वित्तीय परिस्थितियां होते हुए भी बहुत कुछ संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। मेरे ख्याल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां 2015 में निर्भया फंड से भारत सरकार द्वारा इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सैंक्शन की गई थी, करीब 7, वो भी सैंक्शन नहीं हो पाई थी। मात्र पूरे 5 साल में केवल 7 ही यूनिट 2018 में स्वीकृत हुई थी और पिछले 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों के साथ ही हमारे यहाँ करीब 41 यूनिट अभी तक सैंक्शन हो चुकी हैं। इन्हीं यूनिट का परिणाम है कि आज राजस्थान में एवरेज जो इन्वेस्टिगेशन टाइम है वो 287 डेज से मात्र 118 दिन रह गया है, जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सुरक्षा के प्रति, उनके विरुद्ध घटित अपराधों के प्रति राजस्थान की संवेदनशीलता को दिखाता है। राष्ट्रीय औसत जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का है वो करीब 34 डेज का है और राजस्थान में केवल 9 दिन का है। राष्ट्रीय औसत से हमारा पेंडिंग प्रतिशत बहुत ही कम है। वो इसका ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो पिछले 1 जून को राजस्थान में 41 स्पेशल यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो इन्वेस्टिगेशन की सैंक्शन की गई थी, उसे हम क्लोजली मॉनिटर कर सके और इन्वेस्टिगेशन एक क्वालिटी वाली दे सके, जिसकी वजह से हमारा चाहे वो 287 से घटकर 118 दिन का हो, चाहे वो नेशनल एवरेज का हो जो 34 की बजाय हमारा मात्र 9 दिन का है। इसी तरह एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करने की जो आदेश है उससे भी महिलाओं को, सभी नागरिकों को काफी फायदा पहुंचा है। केवल आज की तारीख में पूरे 1 जून 2019 से आज तक मात्र 198 ऐसे लोग आए हैं जो डायरेक्ट एसपी ऑफिस में उपस्थित आए, लेकिन जांच करने पर पाया गया कि मात्र 18 ही ऐसे लोग थे जो थानों पर गए थे और जिनको एसएचओ द्वारा टरकाया गया था। इस संबंध में उन सभी 18 व्यक्तियों के संबंधित जो भी थानाधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। हमारे पूरे जितने भी थाने हैं उन सब में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वागत कक्षों के निर्माण की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें करीब 600 के करीब हमारे सैंक्शन निकल चुकी है और मेरे ख्याल इस साल के अंत तक 500 से ऊपर निर्माण हो चुका होगा। पुलिस लाइन में बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व में भी एक मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करके राजस्थान पुलिस अकेडमी द्वारा जिलों में भिजवाए गए थे, जिन्होंने स्कूलों में जाकर बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है आत्मरक्षा हेतु। लेकिन 1 जनवरी 2019 से हर पुलिस लाइन में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हमारी जो राजस्थान की पुलिस वेबसाइट है उसके माध्यम से बालिकाएं रजिस्टर करा सकती हैं अपने आप को और जब चाहे वो प्रशिक्षण ले सकती हैं। ये व्यवस्था भी आपके नेतृत्व में राजस्थान पुलिस द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। जैसा कि माननीय द्वारा पिछली मीटिंग में आदेशित किया गया था कि राजस्थान में जितने भी महिलाओं,
बालिकाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध होते हैं उनका ढंग से विश्लेषण किया जाए और उसमें प्रिवेंशन किस ढंग से किया जा सके इस हेतु प्रयास किया जाए। माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि विश्लेषण के आंकड़े हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए और आपके आदेशों के मुताबिक ये आवाज का प्रोग्राम 12 अक्टूबर को पूरे राज्य में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य मकसद यही है कि जो भी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं एवं जो बालक हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति कानून में उपलब्ध विभिन्न दंडिक प्रावधानों के प्रति अवगत कराना है, ताकि जो बालिकाएं हैं जो संभावित पीड़ित हो सकती हैं, उनको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, कानून में कौन कौन सी शक्तियां उनको उपलब्ध हैं उनका ज्ञान हो, और बालक जो संभावित क्राइम करने की प्रोपेंसिटी रखते हैं उनको किस चीजों से बचना चाहिए कि आज की तारीख में ऐसे अपराधों को करने में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है, तो उनको एक संस्कारी बालक कैसे बनाया जाए, इस हेतु भी इस आवाज प्रोग्राम का एक हमारा उद्देश्य है। तो अभी तक इस अभियान में करीब 7 लाख से ज्यादा बच्चों ने, बालकों ने भाग लिया है। और आज के इस सेमिनार में महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मोर देन 20 लाख जो लोग हैं आज विभिन्न माध्यमों से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। मैं आज इस मेगा वेबिनार में उपस्थित माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास, चेयरपर्सन बाल आयोग संगीता जी, वाइस चांसलर पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर, मुख्य सचिव महोदय निरंजन जी, रोहित जी, राका जी एवं अधिकारीगण, मैं सभी का इस मेगा वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य, पुलिस कर्मचारी, अधिकारीगण बहुत संख्या में उपस्थित हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मेगा वेबिनार में जो टेक्निकल सेशन हेतु जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। विशेषकर प्रोफेसर पूनम प्रधान सक्सेना, कुलपति एनएलयू जोधपुर, सुश्री निष्ठा सत्यम, डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूएन, श्री संजय निराला, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ, श्रीमती प्रीति जैन, कम्युनिटी पुलिसिंग पीएचक्यू, सुश्री तेजस्विनी गौतम, एसपी अलवर। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के इस वेबिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की अवश्य ही पूर्ति होगी। मैं अब माननीय मुख्य सचिव महोदय को निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देकर हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य मंत्री महिला बाल विकास, चेयरपर्सन महिला बाल संरक्षण आयोग, हमारे पुलिस महानिदेशक जी, पुलिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब और हमारे समस्त साथीगण, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज ये राज्य सरकार द्वारा वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और इन महिलाओं के साथ होने वाले अपराध तो उनके साथ ही बालकों के साथ होने वाले अपराधों पे एक प्राथमिकता के साथ, मैं सोचता हूं कि प्राथमिकता के साथ उसका अनुसंधान हो, उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। जैसा कि महानिदेशक जी ने परिचयात्मक अपने भाषण में बताया कि राज्य सरकार और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पूरे कवायद को, इस पूरी बात को अपने व्यक्तिगत रूप से देखते हैं और किस तरह से राज्य में
महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार या जिसे कहना चाहिए कि बालकों के साथ होने वाले अपराधों में कमी हो। उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स HT की भी स्थापना की है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, जिससे कि हाई लेवल पे भी इस सारे अपराधों का सुपरविजन हो। FIR दर्ज होने की जहां तक बात है, मैं सोचता हूं कि पूरे देश में पहला राज्य बना है राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जो भी आएगा उसकी एक बार FIR दर्ज होगी, और अगर FIR दर्ज नहीं होती है, अगर मान लो किन्हीं कारणों से SHO मिला नहीं मिला, उसने आगे पीछे किया, तो SP ऑफिस में दर्ज होगी। ये अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और इन अपराधों के प्रति नियंत्रण करने की दिशा में एक सजग कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उठाया है। बालिकाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर भी त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु 26 पॉक्सो कोड खोले गए। और जैसा कि DG साहब ने कहा कि वित्तीय दबाव के बावजूद पुलिस को दिए जाने वाली हर वित्तीय सहायता आवश्यकता को पूरा किया गया, उसी अनुरूप नए कोड खोलने हो जिसमें कि बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को देखा जाए। उस दृष्टि से भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई, नए न्यायालय खोले गए, 56 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई और हर केस में एक केस ऑफिसर की व्यवस्था की गई। तो मैं सोचता हूं कि ये भी एक उस दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम था। और इन सभी कदमों के चलते जैसे कि फिगर बताए गए हैं कि महिला अत्याचार के अपराधों में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2020 में कुछ कमी हुई है, कमी दर्ज की गई है, और वो कमी लगभग 18.72% है, जो कि मैं सोचता हूं कि समस्त सरकार के प्रयत्नों का ही परिणाम है। स्वागत कक्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि किस तरह से व्यक्ति जब थाने में जाते हैं, हकीकत यह है कि जब पहले थाने में जाते तो लोग डरते थे, वहां जाके खड़े रहना पड़ता था, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं थी। लेकिन ये बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि इवन SHO या थाने में भी एक स्वागत कक्ष होगा, ताकि जो भी वहां पे अपनी बात कहना चाहे बैठे, जब नंबर आए जब अपनी आवाज रखे। और इसी आवाज के चलते जो पुलिस ने एक नया अभियान चलाया है, एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, मैं सोचता हूँ कि इसका भी परिणाम हमको मिलेगा। मैं DG साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी हमारी श्रीमती ममता भूपेश जी एवं संगीता बेनीवाल जी, जिन्होंने सक्रियता से इन दोनों मुद्दों को उठाया, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं सोचता हूँ आगे की कार्यवाही के लिए DG साहब कार्य करें। मैं माननीय राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना विचार रखें। आदरणीय, आज के इस वेबिनार के अंदर सम्माननीय CM साहब, अशोक गहलोत जी, मेरी बहन संगीता बेनीवाल जी, निरंजन आर्य जी, ML लाठर जी, कुलदीप रांका जी, अभय कुमार जी, रोहित कुमार सिंह जी, VC साहब जो आज हमारे साथ में उपस्थित हैं, और अन्य सभी साथीगण जो वेबिनार के माध्यम से सभी स्थानों से हमसे जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा आज महिला एवं बाल सुरक्षा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ। इस वेबिनार में श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की उपस्थिति इस बात का परिचय है कि राज्य सरकार महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि हम सुरक्षित राजस्थान की एक परिकल्पना को साकार कर पाए पुलिस विभाग के माध्यम से। मैं राजस्थान पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले असम्मानजनक व्यवहार तथा उनके विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के प्रयासों के क्रम में ऑपरेशन आवाज के लिए जो इन्होंने आज से जो चल रहा है 12 अक्टूबर से, उसका आज यहाँ वेबिनार की, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पुलिस विभाग के समस्त साथियों को देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये हमारा ऑपरेशन आवाज सफल हो पाएगा। मैं राजस्थान की तमाम महिलाओं को, बच्चियों को सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एश्योर करना चाहती हूँ कि हमारा विभाग
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन आदि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, उनके अधिकार सुरक्षित रखने, महिला संरक्षण कानूनों की जानकारी देने तथा सहयोग हेतु जिलों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप केंद्र, 24 घंटे 24x7 हेल्पलाइन का संचालन हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। 2010 के अंदर ही वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटर हम लोगों ने शुरू किए। आज तक लगभग 1 लाख मामलों का निस्तारण इन वन स्टॉप सेंटर और सखी सेंटरों के माध्यम से सरकार कर चुकी है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत आगे होके इन सब तमाम चीजों के अंदर हमारा सहयोग देती हैं और मैं अपील करना चाहूंगी हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं की सभी साथियों से कि सरकार इन कार्यों को करना चाहती है, लेकिन अकेले सरकार के प्रयासों से ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, ये समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज के इस वेबिनार के माध्यम से हमारी तमाम एनजीओस की साथीगण और अन्य जो लोग कार्य करते हैं सामाजिक सरोकार के लिए, उनको भी आह्वान करना चाहूंगी कि आइए आप हमारे साथ में जुड़ के इस अभियान से सुरक्षित राजस्थान की जो संकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने की है, उसके अंदर हमारा सहयोग दे और हम सब लोग मिलके एक बहुत ही अच्छा वातावरण इस प्रदेश के अंदर बना पाए। संपूर्ण महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण सुरक्षित समाज का लक्ष्य 2030 जो रखा गया है, तो हम विश्व के अंदर 2030 तक संपूर्ण सुरक्षा का एक लक्ष्य रखा गया है। उसमें हम लोग भी चाहेंगे कि राजस्थान भी अग्रणी प्रदेशों के अंदर शामिल हो और 2030 की संकल्पना के साथ राजस्थान बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बच्चियों को और बालिकाओं को देने में कामयाब रहेगा। इस बात का विश्वास मैं अपने विभाग के माध्यम से तमाम लोगों को देना चाहती हूँ। जब से हम लोग सरकार में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी कि आयम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति एक ऐसी योजना 1000 करोड़ रुपए की हमारे माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्म स्वावलंबन के लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो 1 करोड़ रुपए तक का अनुदानित लोन हम लोग अपने विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन का कार्य हमारे विभाग के द्वारा चल रहा है, एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन का कार्य हम लोग दे रहे हैं और साथ ही उन बच्चियों के लिए जो कि 10th के अंदर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई, जिनके परिवारों के अंदर स्कूल का पैसा देने का क्षमता नहीं थी, वो लोग फीस नहीं जमा करा पा रहे थे, उन ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए भी हमारी सरकार ने योजना चलाई है और हम ओपन स्कूल के माध्यम से उनका फीस देके हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़े, शिक्षित बने और राजस्थान के विकास के अंदर अपना योगदान किस प्रकार से दे पाए, ये हम सब लोगों की अभिलाषा है। ग्राम पंचायतों को जागरूक कर बालिकाओं के अनुरूप ग्राम पंचायतें बनाना, एक प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण हम सब लोग मिलके बनाए जिससे गांव के अंदर अगर पढ़ने के लिए बच्ची निकलती है या फिर हमारी महिलाएं कुछ काम करने के लिए अपने गांव से पंचायतों में अगर निकलती हैं तो वहां पे वातावरण इतना अच्छा हो, सुरक्षित हो, वो अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस करें। इसके लिए भी हम सब लोग मिलके अनुकूल ग्राम पंचायत बनाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे विभाग से बाल विवाह रोकथाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है क्योंकि राजस्थान को रूढ़िवादी प्रदेश के रूप में माना जाता था और आज हम लोगों को खुशी है इस बात की कि बाल विवाह बहुत ही कम संख्या के अंदर रह गए। हमारा विभाग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। ऐसे जैसे पीपल पूर्णिमा हुई, अक्षय तृतीया हुई, ऐसे जो दिन जो राजस्थान के अंदर माने जाते हैं और लोग इनको इन दिनों के अंदर बाल विवाह को महत्वपूर्ण मानते हुए कर देते हैं बाल विवाह, उसके लिए हमारा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है और हम लोग बाल विवाह की रोकथाम के लिए बहुत प्रयासरत हैं। काफी हद तक हम लोग सफल भी हो पा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह जो होते थे उनका प्रतिशत बहुत कम हुआ है। सामूहिक विवाह योजना हमारी विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे विभाग द्वारा चल रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हमें दिशा निर्देशित किया इस बात के लिए कि सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कीजिए, जिससे अगर हम लोग सामूहिक विवाह योजना को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सी ऐसी गाँव की काम छोटी छोटी बातें जो पूरे राजस्थान के अंदर कई लोग पैसा फिजूल खर्ची से भी बच पाएंगे और एक सामाजिक सरोकार, एक आपसी प्यार प्रेम मोहब्बत की जो भावना हम लोग बनाना चाहते हैं वो भी सामूहिक विवाह के माध्यम से बन रही है। उसके अंदर हम लोग 18,000 रुपए देते हैं 15,000 कपल को
और 3,000 हमारी उस संस्था को, जो ये संस्था बाल विवाह कराती है। पूरक पोषाहार के माध्यम से हमारा विभाग लगभग 40 लाख व्यक्तियों को, जिनमें 30 लाख बच्चे और 10 लाख हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, जिनको हम लोग सुरक्षित राजस्थान के लिए पूरक पोषाहार देते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहें। अपने खाने के अलावा उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के माध्यम से क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब चीजें भी दे के हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 0 से 6 साल तक के बच्चे भी पूरक पोषाहार में लेके, और खासतौर से बच्चियां, हम लोग प्री स्कूल एजुकेशन भी चला रहे हैं, जिसमें 3 से 6 साल तक की बच्चियां और बच्चे पढ़ते हैं। हम शुरू से बच्चियों को शिक्षा के प्रति नींव लगाना चाहते हैं। राष्ट्रीय योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चल रही है, जिसमें शिक्षा सुनिश्चितता व संस्थागत प्रसव पर 50,000 रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, जिनमें भी मैं समझती हूँ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय योजना राजस्थान सरकार के माध्यम से, जिसका संपूर्ण पोषण राजस्थान सरकार वित्तीय भार अपने ऊपर लेके करती है। इस योजना से बहुत से लोग, लाखों महिलाएं राजस्थान के अंदर जुड़ी हैं और शिक्षा के प्रति अपना उनका संस्थागत 10th पास पर कितना पैसा मिलेगा, 12th पे कितना मिलेगा, कॉलेज एजुकेशन पे कितना मिलेगा, इन सब चीजों के माध्यम से मैं समझती हूँ सुरक्षित और एक बहुत ही प्रगति वाला राजस्थान महिलाओं और बच्चियों के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं। मैं अंत में यही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग महिलाओं और बच्चियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए हर रूप से सफल कार्य करेगा, हमारी बच्चियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेगा, और जो आयम शक्ति के माध्यम से जुड़ के राजस्थान की महिलाएं और बच्चियां आने वाले विकसित राजस्थान का एक सपना साकार करने में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है कि किस तरह से विकसित राजस्थान हो, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो और किस तरह से शिक्षित महिलाएं राजस्थान की प्रगति और तरक्की में अपनी भूमिका निभा पाए, इन सब चीजों के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज हमारे वेबिनार के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये आगे भी चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि एक महत्वपूर्ण और राजस्थान के दृष्टिकोण में एक ज्वलंत मुद्दे पे आप स्वयं उपस्थित होकर आपने जो ये इस बात का परिचय दिया है कि आप इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं, आपके लिए ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित राजस्थान का एहसास कर पाए। मैं सब जो एनजीओ के लोग, हमारे पुलिस के जो लोग आगे बढ़ के पुलिस विभाग इसके अंदर नोडल बन के कार्य कर रहा है, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी और आप और हम सब लोग मिलके आज संकल्प ले इस बात का कि जो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने महिलाओं के लिए सोचा है, उन सपनों को हम पूरा कर पाए और राजस्थान को ये दिखा पाए कि सरकार महिलाओं और बच्चियों के माध्यम को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से सतत है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अध्यक्ष बाल आयोग श्रीमती संगीता बेनीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप बोलते हैं। सभी को सुप्रभात। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रही बहुत ही अहम वेबिनार, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन व महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी, मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य, महानिदेशक पुलिस लाठर जी तथा रोहित सिंह जी, अभय कुमार जी तथा समस्त पदाधिकारीगण तथा इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए लाखों की संख्या में सभी पुलिस विभाग के अधिकारीगण और साथ ही सभी अभिभावकगण, माताएं, बहनें तथा छात्र जो आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार से जुड़े हुए हैं। आज सुरक्षा संवाद को लेकर जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले शब्दों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज जो आबादी का आधे से अधिक हिस्सा है महिलाएं व बालक, उसके लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रथम बार ऐसा हुआ है
कि रात्रि गश्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार रात्रि गश्त में महिलाएं भी रहेंगी। आज हमारे पूरे देश में चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, बच्चियां या महिलाएं अपने काम से जब घर लौटती हैं तो अक्सर देखते हैं कि रात्रि गश्त में हमारे पुलिस भाई ही होते हैं, परंतु ऐसा नवाचार राजस्थान में ही हो पाया है कि रात्रि गश्त में महिलाएं बहनें भी हमारी जो बच्चियां आती हैं अपनी कोचिंग से, जो महिलाएं आती हैं अपने कार्य से, तो उनकी सुरक्षा हेतु महिलाएं रहेंगी। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान ऐसा प्रदेश है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर जहां पर महिलाओं को विराजमान सुशोभित किया गया है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही संवेदनशीलता है, जिसका आज एक बहुत अच्छा परिचय इस वेबिनार में भी हम 2 महिलाएं शिरकत कर रही हैं। और इस कार्यक्रम को डिजाइन करने वाली हमारी महिला साथी जो अलवर एसपी तेजस्वनी जी हैं, वो भी एक महिला है। और साथ ही साथ प्रदेश में ऐसे कई पदों पर महिलाएं विराजमान हैं जहां आज तक उन पदों पर महिलाएं नहीं थी। तो ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच है और उन्हीं की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है। जहां तक बालकों की बात आती है तो मुझे ये बात साझा करते हुए, जहां आज हमारे लाखों वेबिनार के माध्यम से साथी जुड़े हैं, ये बात साझा करते हुए बड़ी खुशी होती है कि राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां बालकों के लिए 100 करोड़ का फंड अपने बजट में नेहरू बाल कोष के रूप में जोड़ा जाना, ये पहल भी राजस्थान से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। उसके अलावा हम स्वागत कक्ष की बात कर रहे थे। पूर्व में भी हमारे डीजीपी यादव साहब थे, जब हमने उनसे बाल आयोग के माध्यम से भी निवेदन किया था कि स्वागत कक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसी के पास में एक डेस्क, बाल डेस्क के रूप में, और वहां बच्चों के लिए पोस्टर वगैरह लगाकर, ताकि जो बच्चा, वैसे तो पुलिस में जो भी नाबालिग होता है वो अपना मुकदमा या एफआईआर दर्ज कराने प्रावधान के अनुसार पुलिस थाने नहीं आकर सादा वर्दी में हमारे पुलिस साथी ही जो है वो वहां जाके उनको जहां बच्चा कंफर्टेबल फील करे बयान लेने चाहिए। परंतु फिर भी यदि कोई आता है तो उनको ऐसा महसूस हो कि ये बाल मित्र थाना है, तो उसकी भी पहल दौसा और हमारे यहाँ शास्त्री नगर जयपुर में पुलिस थाना बाल मित्र, जो उसकी कल्पना जो मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो भी कई थानों में हमने देखी है। उसके साथ मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि बाल आयोग जिस तरह से अपना कार्य कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो 31 जिलों में 1098 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जिसमें काफी सारी कंप्लेंट्स, जहां पे आज भी हम बात करते हैं 21वीं सदी की, परंतु फिर भी कई रूढ़िवादी ऐसे परिवार हैं जहां बच्चियां आज किसी अंकल के माध्यम से, किसी परिवार के या पड़ोसी में कोई उनके साथ गलत फक्ती कसे या गलत बात करे तो बच्चियां अपनी माता तक बताने में आज भी डरती हैं, आज भी घबराती हैं। उसमें गुड टच और बैड टच जागरूकता अभियान बाल आयोग द्वारा किया जा रहा है और उसी के साथ साथ 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बच्चियां अपनी बात रखती हैं और सीधा बाल आयोग में मेल के माध्यम से, और बच्चियां स्वयं आकर अपनी बात बताती हैं। बाल आयोग इसमें कई सारी शिकायतों से बच्चों का निवारण करा चुका है। साथ ही पिछले वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ 14 नवंबर में बाल सप्ताह में चुप्पी तोड़ो हमसे बोलो कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तक भी कई बाल विवाह के मामले लेकर बच्चियां अपनी जन सुनवाई में आई थी। ये एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का। साथ ही जो होनहार बालिकाएं हैं, मुफ्त शिक्षा की जहां स्कूल तक बात आती है, लेकिन बड़ी खुशी होती है ये बात साझा करते हुए कि जो होनहार बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा में भी मुफ्त जो शिक्षा की बात हमारे राजस्थान राज्य में पाई गई है। साथ ही साथ गुड टच बैड टच जागरूकता अभियान, और मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे महानिदेशक लाठर जी ने सभी एजेंसियों को एक साथ बैठाकर जिस तरह से ये वेबिनार रखा है, तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से वो अभिभावकगण जो हमसे जुड़े हैं उन सबसे भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रथम पाठशाला बच्चों की घर होती है, ये बहुत गलत बात होती है कि हम सीधा सारी बात प्रशासन पे या सरकार पे डाल दें। हम लोगों की भी पूरी ड्यूटी बनती है हमारे बच्चों को ये बात बताने की कि क्या सुरक्षित स्पर्श है और क्या असुरक्षित स्पर्श है। अगर हम इन चीजों को भी अपने आदत में डालें कि हमारा बच्चे की क्या दिनचर्या रही है, हमारा बच्चा कहाँ गया है, किससे मिला है, तो शायद वो असहज महसूस ना करे और अपनी काफी सारी बात
माता पिता तक बता सके, जिससे हम पॉक्सो के जो मामले हमारे सामने आकर हम बढ़ चढ़कर आते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सके। और मैं अधिक समय नहीं लूंगी, क्योंकि आज जो लाखों की तादाद में यहाँ दर्शकगण जुड़े हुए हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। मैं हमारे राजीव शर्मा जी को भी धन्यवाद दूंगी जो काफी सारे अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। खासकर महिलाओं और बालिकाओं को, जब बात महिलाओं की आती है, ये कहकर, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जो हर वक्त महिलाओं व बालकों के लिए चिंतित रहते हैं और कई सारी योजनाओं के साथ में आते हैं। और साथ ही साथ महानिदेशक जी को कि आज आपने ये सोच, आवाज और सुरक्षा संवाद के साथ ये शुरुआत की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। श्रीमती ममता भूपेश जी, राज्य मंत्री, चेयरपर्सन RCPCR श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी, DGP साहब लातर साहब, वाइस चांसलर साहब आलोक त्रिपाठी जी, रोहित सिंह जी, PS होम अभय कुमार जी, राजीव शर्मा जी, ADG, रवि प्रकाश मेहरा जी, सुचित त्यागी जी, स्टेट मिशन डायरेक्टर के पाठक जी, अमित ठाकर जी, प्रीति जैन, तेजस्वी गौतम, सब लोग जुड़े हुए। निश्चिता, निष्ठा, सत्यम, डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव UN वुमेन इंडिया, प्रोफेसर पूनम सक्सेना, वाइस चांसलर नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जोधपुर, श्री संजय निराला जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ, मुदित तिवारी जी और तमाम साथी, गुलवी डाका जी, अमित डाका जी और तमाम अन्य जितने भी साथी जुड़े हुए पूरे प्रदेश से, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और ये वेबिनार ओपन की गई है पब्लिक के लिए, तमाम प्रदेशवासियों। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, उनके राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, ड्यूटीज क्या है और एम्पावरमेंट कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो। सबसे पहले मैं DG साहब को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि DG बनने के बाद में पहला कार्यक्रम बहुत ही शानदार शुरुआत के साथ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर चर्चाएं चलती रहती है महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को लेकर के, और कई तरह की हीनियत घटना होती रही है। रोज आप समाचार पत्र पढ़ो तो किसी किसी राज्य में कोई न कोई घटना महिलाओं के संबंधित मिलेगी आपको। इस 21st सेंचुरी के अंदर ये स्थिति है, देश में नहीं दुनिया के अंदर भी। हमारे मुल्क में तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की शुरुआत जब से इंदिरा गांधी बनी राष्ट्र की प्रधानमंत्री 66 के अंदर 55 साल लगभग हो गए। 55 साल पहले हिंदुस्तान जैसे मुल्क की प्रधानमंत्री का महिला का बनना दुनिया के इतिहास में मायने रखता है। हमारा मुल्क आजाद हुआ गुलामी से, अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, और डेवलपिंग कंट्री है, कई समस्याएं हैं। उस कंट्री के अंदर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना
और जिस प्रकार उन्होंने 17 साल तक राज किया, देश और दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी कि हिंदुस्तान में महिलाएं किसी से कम नहीं है। फिर राजीव गांधी जी ने जो आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायतों में और स्थानीय निकायों के अंदर, संविधान में संशोधन करके, जिसमें महिलाओं को प्रमुख, प्रधान, सरपंच, मेयर, चेयरमैन बना नगर निकायों के अंदर। उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने लिखा आर्टिकल कि जो ये संविधान संशोधन भारत में हुए हैं राजीव गांधी के वक्त में, ये बहुत दूरगामी परिणाम देश के लिए रहेंगे, क्योंकि 50% के लगभग आबादी है देश की महिलाओं की। उस पर महिलाओं को आरक्षण देना, शासन के अंदर भागीदारी देना बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं का एम्पावरमेंट इसी से होगा, खाली कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और उसके बाद में लगातार ये प्रयास जारी है। हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी तो लगातार कह रही है कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के ना तो उनकी सेफ्टी संभव है, ना उनके अधिकार का उपयोग करना उनके लिए संभव है, ना वो ड्यूटी पूरी तरह निभा सकती है। अधिकार हो, सेफ्टी हो या एम्पावरमेंट हो, ये तमाम बातें निर्भर करती है, सेफ्टी निर्भर करती है कैसे हम महिलाओं को सशक्त करें सोसाइटी के अंदर। और राजस्थान सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उत्पीड़न होगा, सरकार किसी भी कीमत पर उनको सहन नहीं करेगी। और इसीलिए जो कदम उठाए गए हैं नई सरकार आने के बाद में, हमने नवाचार जो किए हैं, जिसके ऊपर डीजी साहब ने और ममता जी ने, संगीता जी ने प्रकाश डाला, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार हमने नए नए प्रयोग किए हैं। और गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा भी है कि आप खुद गौर करें इनके ऊपर, जो राजस्थान सरकार ने नवाचार किया है उसके ऊपर पूरे देश में नवाचार हो, कंपल्सरी हो, कम से कम थाने के अंदर एफआईआर, थाने में कोई जाए फरियादी और उसकी सुनवाई नहीं हो, चाहे महिला हो, चाहे वो कोई पीड़ित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो या कोई व्यक्ति हो, थाने में जाते लोग चमके कि वहां जाएंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि व्यवहार ऐसा ही होता थाने के अंदर। ये जो एक माहौल बन गया देश के अंदर, उसको चेंज करने का समय आ गया है। व्यवहार में चेंज हो, जांच निष्पक्ष हो, अभियुक्त को या जो गुनाहगार है उसको सजा पूरी सुनिश्चित हो, ये अपना आप है, जरूरी है। पर जहां तक व्यवहार की बात है, अगर व्यवहार ही ठीक नहीं होगा तो लोगों को न्याय पाने के लिए जाने की हिम्मत भी नहीं होगी थाने के अंदर। उसको चेंज करने के लिए हमने स्वागत कर उसकी बात करें। कंपल्सरी किया गया कि हम थाने में कोई जाएगा तो एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा थानेदार को, और नहीं तो फिर एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज होंगी। सरकार बनते पहला फैसला नहीं किया। संख्या बढ़ेगी, मैं मालूम है कि क्राइम बहुत बढ़ गया राजस्थान के अंदर, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हम चाहेंगे फरियादी की फरियाद सुनी जाए। तो जिस दिन मैंने फैसला किया था पीएचक्यू के अंदर, पुलिस हेडक्वार्टर में, तब भी मैंने मीडिया को कहा था कि इससे बहुत बड़ी तादाद में संख्या बढ़ जाएगी। उसी समय चिंता नहीं, हमें चिंता है लोगों को न्याय सुनिश्चित हो।
इस रूप में आज महिला हिम्मत करने लग गई है जाने की थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने की। उनको आशाबंदी है कि अब हमारी सुनवाई भी होगी, हमें न्याय मिलेगा। थानागारी का उदाहरण आपके सामने है। आज बहुत कम समय के अंदर, 1 साल 1.25 साल के अंदर पूरा केस की सुनवाई भी हो गई और 4 लड़कों को आजीवन कारावास हो गया रेप केस के अंदर, और एक जो अवैध था उसको 5 साल की सजा हो गई, 1-1 लाख रुपए जुर्माना हो गई। उदाहरण बन गए राजस्थान के अंदर। हमें चाहिए कि हम थानागारी मॉडल को लेके चले, थानागारी मॉडल को लेके चले। जहां भी राजस्थान में घटनाएं हो रेप की, थानागारी मॉडल हमारे सामने रहे, इस रूप में हमें काम करना चाहिए। अभी बता रहे थे कि संख्या कम हो गई। पहले विश्वास नहीं था थानों पर, तो लोग जाके कोर्ट से आदेश लेके आते थे। बलात्कार की घटना हो चाहे कोई और घटना हो, विश्वास नहीं था कि थाने में जाएंगे तो न्याय मिलेगा या एफआईआर दर्ज होगी, तो कोर्ट से आदेश लेके फिर जांच शुरू होती थी। मुझे खुशी हुई जान करके कि 30% से गिर करके 18% पे मुकदमे दर्ज होने लगे। सीआरपीसी के अंतर्गत जो कोर्ट से होते थे अब सीधा उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि थानों पे विश्वास कायम होने लगा है। स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं जिससे कि कम से कम फरियादी भी तो इंसान है, सम्मानित व्यक्ति है। जब तक कोई व्यक्ति गुनाहगार साबित नहीं हो तब तक तो वो सम्मान के लायक है। पर हम लोग हर एक के साथ में, चाहे फरियादी है चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर ढंग से बात नहीं करेंगे, व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के अंदर उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में जो हमारे प्रियम्बल है, जो संविधान में जो मूलभूत भावनाएं संविधान की है, उसके अनुरूप हमें शासन करना चाहिए, प्रशासन करना चाहिए। प्रशासन चाहे वो सिविल हो चाहे वो पुलिस प्रशासन भी क्यों नहीं हो। इसलिए जब आंकड़े बताए गए कि आज जो बलात्कार के मामलों की जो समय लगता था, औसत समय जो अभी डी साहब कहते 287 दिन 287 डेज लगते थे, अब 113 दिन लगते हैं। अब कल्पना कर सकते हो 287 से 113 पे आना क्या किसे कहते हैं। और किस पेंडेंसी है, वो राष्ट्र के औसत 34% है, हमारे यहाँ सिर्फ 9% हो गई। इस रूप में जो कार्रवाई हुई है, हालांकि कई बार गलत शिकायतें भी होती है। अभी आंकड़े बताते हैं कि 2019 के अंदर बलात्कारी जो घटनाएं दर्ज हुई थी उसमें 44% गलत पाई गई। पर ये सब अपनी जगह है, पर जो कैंपेन चला गया आवाज के रूप में तमाम विभागों को साथ लेकर के, उसका लाभ मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा महिलाओं के अंदर। जो व्हाट्सएप महिला हेल्पलाइन है, नो योर स्टूडेंट्स नो योर पुलिस, अभय कमांड सेंटर बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी हो रही है। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के केंद्र बनाए गए हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जा रही, लाखों लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई सेल्फ डिफेंस की। तो राजस्थान पुलिस द्वारा जो कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। और मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूती से इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम आ गया है कि आईटी का जमाना है, साइबर क्राइम बहुत होने लग गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट की सेवाएं हैं, उसके कारण भी कई क्राइम बढ़ रहे हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि अभी परसों ही अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस, और संयोग से वो भारतीय मूल की नागरिक रही है। पर
आजादी के बाद में अमेरिका में पहली उपराष्ट्रपति बनना 100 साल के इतिहास में, आप कल्पना कीजिए 55 साल पहले हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, वो प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री। और वहां अमेरिका की आजादी के बाद में पहली बार उपराष्ट्रपति बनी महिला, और मिसेज कमला हैरिस ने कहा कल परसों अपने प्रथम प्रवचन में कि मैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हूं पर अंतिम नहीं हूं। उन्होंने अमेरिका की महिलाओं को भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अमेरिका में स्थिति कोई अच्छी नहीं महिलाओं की, पर क्योंकि आबादी की दृष्टि से हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की आबादी है, इसलिए 130 करोड़ की आबादी के अंदर जब आधी के करीब लगभग आबादी महिलाओं की हो तो स्वाभाविक है कि यहाँ की समस्याएं अलग तरह की होगी, यहाँ के स्पेक्ट्रम अलग तरह का होगा, यहाँ की समस्या अलग तरह की होगी, यहाँ अलग तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस प्रशासन के अंदर अलग तरीका है। हमें हमारी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने बढ़ाए थे ये कई समाचार किए थे, FIR लॉन्च करना SP ऑफिस में, अभी आपको बताया गया कि संख्या जो आई थी शिकायत की 118 की संख्या थी शायद 198 की शिकायत थी साहब। हमारी SP ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई 198 की। मालूम पड़ा कि सिर्फ 18 लोग जो थे वो सिर्फ थाने में नहीं गए, थाने में गए 18 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनकी शिकायत थी हम थाने में गए और हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। बाकी लोग सीधे आ गए SP ऑफिस में, क्योंकि जब खबर पड़ी होगी तो उनको लगा होगा थाने में तो व्यवहार पता नहीं कैसा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि थानों में जनरली कल्चर जो बना गया है उसको मैं DG साहब को कहना चाहूंगा कि आपका ये आपका मेन पॉइंट भी होना चाहिए कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI सभी स्तर पर व्यवहार में बदलाव आए। ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। जहां हमें निष्पक्ष जांच करनी, जांच करें, कड़े करें, कैसे हम न्याय दिलाएं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पर जहां तक व्यवहार का मामला है उसमें हमें व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे कि पुलिस की छवि और बढ़े, जो आपने बढ़ाई अभी कोविड के अंदर। कोविड में जिस प्रकार से पुलिस ने जो काम किया है उसको मैं साधुवाद दूंगा, भले दूंगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा देश के अंदर कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संबंध बना है, कोविड के अंदर जो सेवा कर रहे हैं पुलिस वाले भी, एक नया संबंध कायम हो गया पब्लिक के साथ में, वो कायम राजस्थान और मजबूत हो। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है और बदलाव तभी होगा तब एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी आने वाले जो स्वागत कक्ष बनाने का मतलब समझ आना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी, थाने को भी, सभी लोगों को, कि पुलिस के SHO ऑफिस के अंदर करीब 350 तो भवन बन चुके हैं, स्वागत कक्ष बन चुके हैं। तो ये जो सोच रही हमारी बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, वो मैं समझता हूँ कि उसी रूप में आपको उनके साथ में बैठा करके बाकायदा बातचीत करना, ढंग से उनको लगे कि हमारी बात तसल्ली से सुनी जा रही है, जल्दबाजी नहीं की जा रही है, हम जो दिल की बात कहना चाहते हैं वो पूरी नोट की जा रही है और हमें निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस फरियादी के दिमाग में आना चाहिए, ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि
जब हमने इसको फैसले किए तो ये मैंने कहा कि संख्या बढ़ेगी, में चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के बारे में कहा गया कि आंकड़े बहुत बड़े हैं वहां पर। मैं वो आपको पढ़ के एक पैरा सुनाता हूं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा पूरे प्रदेशवासियों को कि रिपोर्ट आंकड़े बढ़ना ये सब कुछ नहीं है। आंकड़े बढ़ना क्राइम बढ़ने का लिंक नहीं है। आंकड़े आप बढ़ाओगे तो बढ़ेंगे, घटाओगे तो घट जाएंगे। अगर घटाना चाहेंगे कोई तो आराम से घट जाएंगे। आप एफआईआर अगर दर्ज नहीं करोगे तो आंकड़े घट जाएंगे। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, उसका जो रिपोर्ट में जो लिखा कि हाल ही में एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 के अनुसार राज्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण का आंकड़ा बढ़ा है। अब आगे आप सुनिए। कतिपय संस्थाओं एवं मीडिया के द्वारा राज्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में बढ़ोतरी को राज्य में अपराध बढ़ना बताया गया है, जबकि उक्त रिपोर्ट के आरंभ में स्पष्ट अंकित है कि, अब मैं वो पोर्शन पढ़ रहा हूं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रिंट किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा गया, छपा गया है शुरू से ही। उनका एक प्रकार से समझ लो आप, तो जो वो क्या कहना चाहता है एनसीआरबी, वो कहा गया है अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। अब आगे लिखा, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, जिसको लेकर हमारी आलोचना भी हुई देश के अंदर। प्रदेश के अंदर हमारी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि क्राइम बढ़ गए हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी खुद कह रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, और हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ होता है, पर हम लोग जवाब यहाँ तक जाके पढ़ के देते नहीं है। हमें देना चाहिए जवाब भी कि क्राइम बढ़ा नहीं है, क्राइम तो उल्टा घटा है और घटेगा आने वाले वक्त में। लोगों में भय पैदा हुआ है, अब रिपोर्टें दर्ज होने लग गई है। एक तरफ तो फरियादी ज्यादा जाएंगे थानों में, और दूसरे क्राइम करने वाले देखेंगे कि फरियादी की फरियाद सुनी जा रही है, तो हमें बचना चाहिए, वरना हम लोग फंस जाएंगे थानागारी की तरह। अगर रेप किया है तो, अन्य क्राइम किया तो भी हमें छोड़ेगी नहीं पुलिस। ये भय पैदा होगा तो क्राइम कम होगा, कम हो रहा है। तो उसने लिखा है, अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। देखिए आप, अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट होती है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, वो रिपोर्ट कह रही है। तो आप समझ सकते हो, हमने जो साहस दिखाया राजस्थान में पंजीकरण को कंपल्सरी करने का, पब्लिक को में समझाना पड़ेगा सबको कि क्राइम जो अखबार में रोज अखबारबाजी होती रहती है, उसके माने ये नहीं कि राजस्थान में कोई रेप बढ़ गए हैं या क्राइम बढ़ गए हैं। कोई भी राज्य में घटना होती है, किसी तरह क्राइम होता है, रेप होता है, हमें दुख होता है। हमारे राज्य में भी क्यों हो, हमारा प्रयास रहता है, पर उनके खातिर हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड नहीं करें, एफआईआर दर्ज नहीं करें, बचने के लिए आलोचना से मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर ये जरूरी है कि हम न्याय भी सुनिश्चित करें।
संविधान की भावना के अनुसार काम करें, कानून का राज स्थापित रहे, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। इतने मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको कहना चाहूंगा मैंने जो लिखा अभी भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी को, उसमें मैंने लिखा है एनसीआरबी ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्यों में जन केंद्रित योजनाओं को नीतियों की फलस्वरूप हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि देश के सभी राज्यों में राज्य आंकड़ों पर आधारित समीक्षा से परे निर्बाध अपराध पंजीकरण का कार्य हाथ में ले सभी राज्य, ताकि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का संकल्प पूरा किया जा सके। मेरी भावना रहेगी पूरे मुल्क के अंदर, हर राज्य के अंदर राजस्थान जो प्रयोग किया है वो प्रयोग लागू हो, लोगों को न्याय मिले, आंकड़ों के चक्कर के अंदर अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, सुनवाई नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने लिखा है, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लिखा है, और मैं जल्दी लिखने वाला हूं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को लिखने वाला हूं। आप भी एक्सेप्ट कीजिएगा कि इसके अंदर कि किस प्रकार से ये जो राजस्थान का प्रयोग है, नवाचार है, इसको लेके आप हस्तक्षेप करके पूरे देश में एडवाइजरी जारी करें, राज्यों को, सरकार को आप बताएं, राज्य राजस्थान में क्या हुआ उसको बताएं, और ये प्रयास करें कि सब राज्य सरकारें कंपल्सरी करें थानों के अंदर रजिस्ट्रेशन, एफआईआर। बाकी नवाचार मैंने आपको बताया है, वो नवाचार करे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम इसके लिए, कोविड चल रहा अभी बहुत भयंकर, इसलिए थोड़ा हम सोच रहे हैं कि कोविड के दरमियान या कोविड के बाद में एक सेमिनार करें राष्ट्रीय स्तर की, राजस्थान के अंदर। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार को होस्ट करेगी, और पूरे देश के अंदर जो एक्सपर्ट हैं उन सबको इन्वॉल्व करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग माहौल बनाने के लिए कि राजस्थान का प्रयोग पूरे देश के अंदर हो, सब थानों में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि लोगों को न्याय मिले। ये सेमिनार करने का हमने तय किया है, समय बाद में बताएंगे आपको। यही बात कहता हूं मैं, तमाम जो लोग करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं आज, और अगर ओपन है ये पब्लिक के लिए तो पता नहीं लाखों लोग देख रहे होंगे इसको फेसबुक पर या यूट्यूब पे। तो मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा कि सरकार के नवाचार में आप भागीदार बने, और लोगों को न्याय सुनिश्चित हो उस पर आप भी भागीदार बने। और महिलाओं का जो ये विषय आज रखा है, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी कैसे हो महिलाओं की, ये हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है, और उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटी, उनकी एम्पावरमेंट कैसे हो, उनकी सेफ्टी कैसे हो, इस पर हम लोग सब लोग मिलकर के अगर एक संकल्प लेंगे तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया है, कोरोना का मुकाबला भी आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से अच्छा हुआ। राजस्थान के अंदर भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, आम पब्लिक ने, पुलिस प्रशासन ने, सरकारी कर्मचारियों ने, मेडिकल वॉरियर्स ने, सरकार ने कैश में, काइंड में पैसा बांटने में कमी नहीं रखी है। उन डेस्टिट्यूट को, गरीबों को, असहाय लोगों को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, बीपीएल को, मजदूरों को कोई कमी नहीं रखी है, और इलाज में कमी नहीं रखी है। शानदार इलाज हो रहा है राजस्थान में अस्पताल के अंदर, वो भी अपना आप एक संदेश है देश के अंदर। मॉडल बना राजस्थान, आज भीलवाड़ा मॉडल बना, और राजस्थान में कोविड को लेके चर्चा पूरे देश के अंदर है, अच्छा कंट्रोल कर रखा है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो नवंबर दिसंबर का माह है उसके अंदर मौसम बदलेगा, सर्दी का टाइम आएगा। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 1000 पे पहले पहुंच गए थे आंकड़े प्रतिदिन के, वापिस वो 5000, अब परसों 7000 हो गए हैं। मृत्यु दर बढ़ गई है दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि वहां पर प्रदूषण फैल रहा है। हमने यहाँ पर इसीलिए
पटाखों पर रोक लगाई है, यहाँ पर हरियाणा ने भी लगाई, दिल्ली ने लगाया, कर्नाटक में कई राज्य ने लगाई है, उड़ीसा लगा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रदूषण रुकेगा तो कोरोना का इम्पैक्ट कम होगा, प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों को तकलीफ होगी। पर क्योंकि राजस्थान में मृत्यु दर कम है, रिकवरी रेट अच्छी है, लोग लापरवाह हो रहे हैं। हम बार बार कहते हैं मैन टू मैन ये निर्भर करता है कि ये बीमारी खतरनाक है उसके लिए, व्यक्ति के लिए, ये नहीं है, रिस्क लेना है। तो मैं आप सबको आह्वान करूंगा, आप अपना खुद का, अपने परिवार का और आम जनता का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव क्लास है, तो कैसे हम लोग जनता को समझा सकते हैं। जन आंदोलन चल रहा है मास्क लगाने का। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमने बुलाया था, देवी सेठी को बेंगलोर से बुलाया, क्या उनको जोड़ा था वीसी से, डॉक्टर श्रेयान को मेदांता सिटी के, डॉक्टर शरीन को दिल्ली से। सबकी एक राय है वैक्सीन के अभाव में मास्क की वैक्सीन है, आप मास्क से बच सकते हैं। और अब तो डॉक्टर कहने लगे हवा के अंदर भी ये ज्यादा आने लग गया है, तो जितना मास्क लगाएंगे उतना बचाव होगा, क्योंकि अधिकांश लोग बच रहे हैं इसलिए लोग लापरवाह हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बचना निर्भर करता उसकी शरीर रचना पर, हर व्यक्ति का इम्यूनिटी कितनी है निर्भर उस पर करता है। एक व्यक्ति तो कोरोना का पॉजिटिव 5 दिन में ठीक हो रहा है, 10 दिन में ठीक हो रहा है, दूसरा तीसरा 15 दिन में ठीक हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ठीक हो के वापस उनका किडनी या उनका लंग्स, उनका ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है। कई सब तरह के आ रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग बच जाते हैं। पर हमें अगर बचना है, हमारी रक्षा में खुद को करनी पड़ेगी और उसके लिए दवाई सबसे बड़ी है मास्क लगाना। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप कोरोना की महामारी को कम नहीं समझें। दुनिया के मुल्क बड़े बड़े विकसित राष्ट्र हिल चुके हैं। अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 2.5 लाख मर चुके हैं। हमारे मुल्क में भी 1,20,000 के आसपास लोग मर चुके हैं, 1,20,000 के आसपास लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, क्योंकि आबादी बड़ी इसलिए लगता नहीं लोगों को। इसलिए दूसरी लहर चालू हो गई है ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, और हमारे यहाँ पता नहीं दूसरी आएगी नहीं आएगी, आगे क्या होगा कोई किसी को नहीं मालूम है दुनिया के अंदर, देश के अंदर। ना दवाई के बारे में, निश्चित दवाई यही है इसी कोरोना की, कोई किसी को नहीं मालूम है। प्रयोग होते रहते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं डॉक्टर लोग, देश और दुनिया के डॉक्टरों से आपस के अंदर, और प्रयोग करते रहते हैं, अनुभव से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस कोरोना को लेके भी ध्यान रखें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपके पुलिस प्रशासन को, डीजी साहब को, सबको जो अधिकारी जुड़े हुए हैं और जो फैकल्टी मेंबर बने कि आपके पैनल डिस्कशन स्पीकर ज्वाइन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन, निष्ठा जी सत्यम, पूनम सक्सेना, श्री संजय नरेला और बाकी जो आपके ठीक है, और बाकी जो अधिकारी जुड़े हुए हैं जो भाग लेंगे इसके अंदर, एसपी अपने अलवर की उसमें नाम उनका, प्रीति जैन भी है, मिस और मिसेज तेजस्विनी गौतम भी है। तो इन तमाम जो आज इस सेमिनार में जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही कामयाब और बहुत इम्पैक्टफुल ये
सेमिनार रहेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं एडीजी सिविल राइट्स रवि प्रकाश से निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। परम आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान, सम्मानीय श्रीमती ममता भूपेश, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला व बाल विकास, सम्मानीय श्रीमती संगीता बेनीवाल, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष, माननीय श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव राजस्थान, माननीय श्री लाठर साहब, महानिदेशक पुलिस, माननीय डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, उपकुलपति सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, माननीय श्री रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास राजस्थान, श्री कुलदीप राका जी, माननीय श्री अभय कुमार सिंह जी, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, श्री अमित डाका जी, श्री राजीव शर्मा जी जो डायरेक्टर आरपीए भी हैं और ऑनरेरी सीसीपी के जो सरदार पटेल का सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसके भी ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण व कर्मचारीगण, सम्मानीय महिलाओं व प्यारे बच्चों, हमारे ग्रंथों में नारी को देवी का स्थान दिया गया है, लेकिन हकीकत की जिंदगी में इस विरोधाभास का हम रोज सामना करते हैं। दिन प्रतिदिन महिलाओं व बालकों के अपराध व घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें बराबरी का इंसान समझने की कोशिश करें। हम सभी को अपना नजरिया बदलने की अति आवश्यकता है। आवाज अभियान इसी दिशा में राजस्थान पुलिस द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील सोच के अनुरूप प्रारंभ किया गया है। महिला व बाल सुरक्षा में हर नागरिक एक स्टेक होल्डर है, इसलिए इस अभियान को व्यापक रूप देने के लिए हमने राज्य सरकार के कई विभागों, जिनमें प्रमुख रूप से महिला बाल विकास, राजीविका मिशन आदि से सहयोग लिया व समन्वय स्थापित किया। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरे मनोयोग से इस अभियान में अपना योगदान दिया है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के जन जागरण कार्यक्रम हम आगे भी चलाते रहेंगे और आपका जो ये संदेश कि पुलिसकर्मियों का व्यवहार बदले, निश्चित रूप से उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। आज इस मेगा वेबिनार में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की अति व्यस्तता के उपरांत भी